स्वागत दोस्तों आपका के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों बैलेट पेपर में मिली जबरदस्त तरीके की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। दोस्तों इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद की ओर से भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन की मांग की गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों धीरे धीरे कैसे बनता जा रहा है माहौल और प्रियंका गांधी की ओर से भी उठाए गए इस मुद्दे को जोड़कर देखेंगे तो एक बड़े संघर्ष की कहानी समझ में आने लगी है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मनरेगा पर बीजेपी के बुलडोजर को लेकर जबरदस्त तरीके से नाराज है सोनिया गांधी। वीडियो जारी करते हुए क्या बोली है बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, और क्या मनरेगा को लेकर एक नए तरीके की मुहिम चलने वाली है। इसी के साथ में बताएंगे अखिलेश यादव के द्वारा कोडिन कप सिरप को लेकर बीजेपी और पूरे तंत्र के ऊपर निशाना साधा गया है। दोस्तों क्यों बोले अखिलेश की है मजबूरी इन लोगों की, मैं समझ सकता हूं। बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्यों जमकर मजाक कर रहे हैं। इसी के साथ में एक करके चलेंगे, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जितनी जल्दी बैलेट पेपर से चुनाव कराने शुरू कर दिए जाएंगे उतनी जल्दी इंडिया गठबंधन की बनेगी प्रचंड बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोला जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसी के साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि पूरी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कई तरीके के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि पार्टी को जो बड़ी सफलता मिल रही है वो कोई ऐसे ही तुक्का में नहीं मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां बैलेट पेपर के चुनाव हो रहे वहां पर बुरी तरीके से पिछड़ रही है। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि वास्तविकता में बैलेट पेपर वाले चुनाव में बीजेपी की हार का एक पैटर्न नजर आ रहा है। दोस्तों दरअसल हुआ यह है कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश को 100 लोगों ने एक पत्र लिखा है, और इस पत्र के माध्यम से ईवीएम जांच को लेकर मांग की गई है। बिहार चुनाव में उपयोग किए गए ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की फोरेंसिक जांच कराने के लिए तेलंगाना के संगारेड्डी और कोंडापुर मंडल के गंगाराम गांव में श्री बिरैया यादव के नेतृत्व में 19 तारीख को 100 लोगों ने लिखित आवेदन स्पीड पोस्ट से देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को भेजा है। दोस्तों और देश के सैकड़ों लोगों से इस अभियान में जुड़ने की मांग की गई है। इस अभियान की देशव्यापी अपील बनाने के लिए भी अब प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आती है कि कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है, इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज का, जो सांसद भी रह चुके हैं। दोस्तों पूर्व सांसद है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। उदित राज कहते हैं कि बैलेट पेपर से हुए तेलंगाना के पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने कुल मिलाकर 12,702 ग्राम पंचायतों में से 7,527 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 808 बागी समर्थित यानी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत गए, जो बागी हो गए थे। कुल मिलाकर 66% सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी बड़ी जीत मिली, दावा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो तेलंगाना के अंदर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोटों के आधार पर तकरीबन 35% वोट शेयर मिला था दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी को 40% वोट शेयर मिला था। जबकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बराबर सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी, यानी 8-8 सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिला था दोस्तों। बाकी एक सीट गई थी असदुद्दीन ओवैसी के खाते में, और के चंद्रशेखर राव को एक भी सीट नहीं मिली, यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बराबर आ गई थी तेलंगाना के लोकसभा चुनाव में दोस्तों, और 35% वोट शेयर मिला था। लेकिन इस बार सोचिए कि पंचायत चुनाव में 5% सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई दोस्तों, और जो बीआरएस पार्टी बीजेपी से काफी नीचे थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को 35% के आसपास वोट शेयर मिला था, और के चंद्रशेखर राव की पार्टी को मात्र 16% वोट शेयर मिला था दोस्तों। वो भी पार्टी नंबर 2 रही है कांग्रेस पार्टी के बाद, और भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं है। तो बैलेट पेपर के चुनाव और लोकसभा में ईवीएम के चुनाव के बीच का जो अंतर है वही कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति लोगों में एक गुस्सा, एक नाराजगी को दिखाता है दोस्तों। लोगों में कहीं ना कहीं शंकाएं और शक खुलकर दिखाई दे रहा है कि ईवीएम वाले चुनाव में बीजेपी वाले क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद जब बैलेट पेपर से चुनाव आता है तो एकदम धाराशाही हो जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा झोल है और ये जो चिट्ठियां लिखी जा रही है इस पर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए और मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के नाम को लेकर किए गए संशोधन और कई तरीके के बदलाव के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि काम का हक यानी रोजगार की गारंटी के साथ खिलवाड़ करने का पूरा मामला है, और योजनाबद्ध तरीके से रोजगार की गारंटी योजना की हत्या है। विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक विरोध लगातार जारी रखेगा। इस बीच दोस्तों सोनिया गांधी की ओर से एक वीडियो क्लिप जारी किया गया है। इसमें सोनिया गांधी कहती है कि भाइयों और बहनों नमस्कार, मुझे आज भी याद है कि 20 साल पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद के अंदर मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का एक साधन बना, जरिया बना, और रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम
ग्राम स्वराज के सपने के भारत की ओर एक कदम उठाया गया। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी ने जो आंदोलन का ऐलान किया और कहा है कि वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये बात एकदम सही है। सभी को मिलकर मनरेगा को बचाने के लिए जमकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम चल रहा है, जो कोडिन का नकली कफ सिरप के मामले पर गिरफ्तारियां हो रही है, एफआईआर दर्ज की गई है, जो सरकार छिपा रही है, वो सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं। 36 जिलों के अंदर 118 से अधिक एफआईआर और उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का काला कारोबार चल रहा था। कई तस्वीरें दिखाई जा रही है। तो अगर हम तस्वीरों को ही ठीक मान ले तो मेरे साथ खड़ा व्यक्ति अगर माफिया था तो मुख्यमंत्री बीजेपी के मेरे साथ खड़े थे। मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ में है, मैं मजबूरी समझ सकता हूं। यानी दोस्तों धनंजय सिंह की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ में थी। ये वही धनंजय सिंह है जिनके ऊपर नकली कफ सिरप बेचने के आरोप लगे हैं या उससे जुड़े मामले में उनका नाम होने के आरोप लगे हैं। दोस्तों ऐसे में धनंजय सिंह पर सवाल उठा तो धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन जब मीडिया वाले ने अखिलेश यादव से पूछा कि आपके साथ में धनंजय सिंह मौजूद था, जो एक माफिया माना जाता है, जिसे आप लोग माफिया बोलते हो, तो क्या आप उनके साथ में खड़े हो? तो अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे साथ तो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी खड़े थे, तो क्या उनको भी मैं माफिया बोलूं? कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव ने अपने तरीके से ही जवाब दिया है। दरअसल कोडिन कफ सिरप के मामले को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और दूर दूर तक मैसेज पहुंच रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा झोल है। नकली कफ सिरप बेचकर लोगों की जान ली गई है और इस पूरे मामले पर दोस्तों बड़े बड़े लोगों के नाम आने के बाद अब अखिलेश यादव को भी लपेटने की कोशिश की जा रही है, ताकि अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाना बंद कर दे। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भाजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी और माफिया एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कोडिन कफ सिरप के पीछे जो भी दोषी है उसे उल्टा लटका दिया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस और ईडी की जांच चल रही है। अखिलेश यादव किसी को नहीं बचा सकते, यानी उल्टा अखिलेश यादव के ऊपर ही ब्लेम डालने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। हालांकि अखिलेश यादव बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को जवाब देने से पीछे हटते नहीं है और उन्होंने जो जवाबें दिए हैं दोस्तों, उससे साफ है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ इस मामले पर डंके की चोट पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर आप भी मानते हैं कि ये नकली कफ सिरप बनाने, कोडिन के कफ सिरप से जुड़ा हुआ मामला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि परमाणु विधेयक यानी जो शांति नाम से एक कानून आया है, जिसका काम है परमाणु क्षेत्र के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, यानी निवेश को, प्राइवेट निवेश को बढ़ाना। जयराम रमेश ने कहा कि शांति बिल सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के प्रावधानों को खत्म करता है। ये एक चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल डिफेंस अथॉरिटी एक्ट 2026 में भी इसे लेकर चिंता जताई गई है। यानी भारत के अंदर जो ये शांति एक्ट बनाया गया है, इसमें न्यूक्लियर डैमेज होने पर, यानी छोटे छोटे जो न्यूक्लियर प्लांट लगेंगे दोस्तों, जिसमें प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाएगी, अगर वहां डैमेज होता है तो प्राइवेट कंपनियों के ऊपर जो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए वो जिम्मेदारी तय नहीं हो पाएगी और वो बचकर भागेंगे। और यही एक ऐसा मामला है जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी एक्ट के 1912 पेज नंबर की भी जिक्र किया है, जिसमें भारत के अंदर संयुक्त मूल्यांकन शीर्षक के तहत एक सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि विदेश सचिव और अन्य संबंधित संघीय विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों के परामर्श से अमेरिका भारत राजनीतिक सुरक्षा संवाद के भीतर भारत गणराज्य की सरकार के साथ एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित किया जाए, जो नियमित आधार पर बैठक करेगा। इसमें कहा गया कि भारत के घरेलू परमाणु दायित्व नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर रेखांकित किया जाना चाहिए, संरेखित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों न्यूक्लियर लाइबिलिटी उस कंपनी की बनती है जो न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है। जो प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पैसे कमाएगी, उन लोगों को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अगर कोई डिजास्टर होता है, कोई आपदा होती है, न्यूक्लियर फ्यूल लीक हो जाता है या फिर रेडिएशन लीक हो जाती है, किसी भी तरीके की आपदा हो जाती है, तो जिम्मेदारी उन कंपनियों की होनी चाहिए। कंपनियों को ऐसे किसी भी कांड पर बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ये जो शांति कानून है, इसे लेकर तरह तरह के और भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। साथ साथ कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर महीनों से चली आ रही रस्साकसी के बीच में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। डीके शिव कुमार ने शनिवार को साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उन्हें और मुख्यमंत्री दोनों को यह बताया गया है कि कब दिल्ली बुलाया जाएगा और जब बुलाया जाएगा तब हम दोनों साथ में दिल्ली का दौरा करेंगे और मुलाकात करेंगे। शिव कुमार ने आगे कहा कि मैं छुपकर कहीं नहीं जाऊंगा। हाईकमान ने हमें फोन करके बताया है कि सही समय पर सबको दिल्ली
बुलाया जाएगा और वहां पर निर्णय किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आला कमान ये तय करेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी में अगले 2 साल के लिए क्या नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर सिद्धरमैया को ही कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया वाले मामले को लेकर दोनों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक कॉमन प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी नेता कांग्रेस पार्टी से इतर किसी और राह पर चलता है तो कहीं ना कहीं कर्नाटका में पार्टी को भारी नुकसान होगा। जबकि आज की स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट रहे तो आराम से 20 साल सरकार चला सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक दूसरे के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और रेवन्ना वाले मामले के बाद पूरी तरीके से एचडी कुमारस्वामी की पार्टी की भी जबरदस्त बदनामी हो गई है और वोट भी नहीं मिल रहा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर नरेंद्र मोदी किस किस से मुलाकात करते हैं, इस बारे में विपक्ष कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करनी शुरू कर दी है दोस्तों। बीजेपी के तथाकथित प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निशाना साधते हुए कहा गया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यानी दोस्तों बिना सर पैर की बातें बोल रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारों पर सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, उसी तरीके से राहुल गांधी कार्निलियो वूल के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जो जॉर्ज सोरोस के संस्थान जो भारत में फंडिंग करती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। यानी एक तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ में राहुल गांधी के संबंध है। इस तरीके के दावे चल रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ये दावा करने वाले लोग अलग तरीके के हवाबाजी में लगे पड़े हैं दोस्तों। इन्हें पता होता नहीं है, कुछ भी तुक्का मारते रहते हैं। राहुल गांधी जब जब विदेश के दौरे पर जाते हैं, इनको जॉर्ज सोरोस से ही कोई ना कोई लिंक मिल जाता है। 2 शब्द इस तरीके की मानसिकता के बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, जो राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर केवल उल्टा बोलते रहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर किससे मुलाकात कर रहे हैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते। और नरेंद्र मोदी वैसे भी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके आते हैं तो भारत को इससे फायदा ही क्या होता है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के विदेश दौरे में जो खर्चा हो रहा है भारत का, वो सबसे बड़ा नुकसान है जिसका कोई रिटर्न नहीं है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने अपने वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी 2700 वोट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने डीएम से रिकाउंटिंग की मांग की थी और वो जीत गए। जो वीडियो वायरल किया गया उसमें ये भी बोल रहे हैं कि अभी हमारा वर्तमान उम्मीदवार आरजेडी के नेता से चुनाव हार गया, उसको इस बार केवल 1600 वोट से हार का सामना करना पड़ा। अगर एक बार फोन कर दिया होता, यानी दोस्तों पिछली बार की तरह, यानी 2020 के चुनाव की तरह गोटियां सेट करने की बातें चल रही थी दोस्तों। यानी एक अधिकारी से बोलकर अपने व्यक्ति को जिताने के प्रयास को खुलेआम उन्होंने स्वीकार किया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर वोट चोरी के संकेत है, इससे कम कुछ भी नहीं है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिलाओं के हिजाब हटाने को लेकर कड़ी निंदा करते हुए सीएम ने मुख्यमंत्री ने महिला के साथ जो किया वो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम ने महिला के साथ जो किया वो बेहद गलत है और नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अबू आजमी ने इस पर नाराजगी जाहिर की। इससे भी उन्होंने कहा कि मुझे बेहद दुख हुआ और मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति, एक वरिष्ठ व्यक्ति महिला के प्रति अपना अपमानजनक बिहेवियर दिखाता है, वर्ताव दिखाता है, यह सरासर अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई महिला बुर्का पहनती है तो यह उसकी निजी पसंद है, जबरदस्ती हाथ से उसे उतारना संदेश गलत देता है और मुस्लिमों के जीवन मूल्य का अपमान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के नेता ने कहा कि देश के मुसलमान होना अपने आप में एक गुनाह हो गया है। देश में अब मुस्लिम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें गद्दार बोला जा रहा है, देश से निकालने की बातें चल रही है। नेता ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि खान मेयर बने, बल्कि ये कहा कि एक अच्छा इंसान मेयर बने। सांसद ने ईश निंदा बिल लाने की भी मांग की है, यानी ब्लास्फेमी को लेकर कानून बनाने की मांग की है। जिस तरीके से कई इस्लामोफोबिक लोग ब्लास्फेमी करते हैं दोस्तों, इसके लिए एक मजबूत कानून लाने की मांग की गई है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जीतन राम मांझी ने खुले मंच से इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव में डीएम के द्वारा दखल देकर उनके उम्मीदवार को पिछली बार 2020 में जितवाया गया था और इस बार भी डीएम आराम से जितवा सकता था, लेकिन इस बार उनके उम्मीदवार ने बताया नहीं, तो जीतन राम मांझी ने कोई कोशिश भी नहीं की दोस्तों। ऐसे में जीतन राम मांझी के द्वारा खुले मंच से यह स्वीकार करना कि मैच में धांधली की गई है, इस पर अब अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के खुले मंच से चुनाव कैसे जिताए जाते हैं का कबूलनामा सुनकर मैं बिल्कुल अचंभित नहीं हूँ। कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है उनकी निष्पक्षता, इसका जवाब देना चाहिए। जब एक केंद्रीय मंत्री आकर खुलकर ये दावा कर रहा है तो आप लोग समझ जाइए दोस्तों कि ये कोई ऐसा नहीं है कि गांव में बैठे हुए किसी प्रधान या पंच ने कोई आरोप लगाए हो या फिर कोई बड़ा खुलासा किया हो, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री जो रहे हैं, अगर वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो साफ तौर पर अधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जीतन राम मांझी के कहने पर अगर कोई अधिकारी एक सेटिंग कर सकता है तो कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है जीतन राम मांझी। शायद यही बड़ा कारण है कि ये मैनिपुलेशन किया गया
गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीएमसी के चुनाव जनवरी में होने वाले हैं और पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही फिलहाल में पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र को लेकर लोगों से बातचीत की जा रही है और जल्द जारी कर दिया जाएगा। चेन्नीथला ने कहा कि इसके साथ ही बीएमसी में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी चार्जशीट हम जनता के सामने लेकर आए। उन्होंने कहा कि मुंबई का विकास जिस तरह से होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये जनता अच्छी तरीके से जानती है। चेन्नीथला ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मुंबई से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाएगी, जिसमें भ्रष्टाचार, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और जब पूछा गया कि क्या किसी से भी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा चल रही है, तो उन्होंने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। तो क्या प्रकाश आंबेडकर अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन बनाते हैं तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। और प्रकाश आंबेडकर क्योंकि एससी समाज की अच्छी खासी वोट अपने पास रखते हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी को एससी समाज के लोगों का समर्थन मिलेगा तो पार्टी और बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जिसमें नवंबर के पहले हफ्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के लिए अपनाए गए तरीके के बारे में बताया था। इसे चुनाव आयोग के द्वारा की गई गड़बड़ी माना गया। उस समय ये पता नहीं था कि गड़बड़ी चुनाव आयोग ने की या फिर सरकार के विभाग की ओर से धड़ल्ले से धांधली की गई। ऐसे में दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY में हुए घपले की रिपोर्ट छापी। तो सबसे पहले राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही याद आ गई दोस्तों। वैसे अखबार ने जो खबर छापी है वह उसकी अपनी पड़ताल नहीं है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट का एक हिस्सा है जो 2 दिन पहले संसद के अंदर पेश की गई थी दोस्तों। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा में ब्राजील की एक मॉडल की फोटो मतदाता सूची में 223 अलग अलग स्थानों पर चिपकाई गई है। PMKVY यानी कौशल विकास योजना ही नहीं बल्कि ब्राजील की किसी मॉडल का आयात करता, लेकिन एक ही फोटो का इस्तेमाल बहुत सारे लाभार्थियों के लिए करने की परंपरा का भी पालन किया गया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने बहुत सारे लोगों के पते पर मकान नंबर 00 दिया था। उसी तर्ज पर इस योजना के अंदर यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर लाभार्थियों के खाते का नंबर 10 बार 1 था, यानी 1111 करके 10 बार था। जहां नंबर दर्ज करने की थोड़ी मेहनत की गई वहां पर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके था। कई जगह पर तो खाते का नंबर सिंगल डिजिट में रखा गया था और कुल 12,122 खाता नंबर ऐसे हैं जो 52,381 लाभार्थियों के नाम पर दर्ज किए गए हैं। यानी दोस्तों जमकर धांधली चल रही है। CAG की रिपोर्ट में और भी कई तरीके के संकेत दिए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, इस तरीके के कई और मामले सामने आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार लगभग सारी योजनाओं में बड़े स्तर पर है। जो खोजी पत्रकारिता करता है वो तो इसे पकड़ ही लेता है दोस्तों, बल्कि CAG की रिपोर्ट से पता चल रहा है। तो सोचिए अगर सरकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार है तो समझिए कितनी भयावह स्थिति होगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के व्यक्ति की पिटाई और उसे मारने के मामले पर कहा कि ऐसी घटना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, ना ही बांग्लादेश में ना ही दुनिया के किसी और क्षेत्र के अंदर। उन्होंने कहा कि असहनीय रूप से दुखद था और बताते हुए उन्होंने ये कहा कि पड़ोसी देश में भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि सही में सही चिंता जताया उन्होंने दोस्तों, और उनको अब इस मामले पर भाजपा सरकार को भी घेरना चाहिए जो दबाव नहीं बना पा रहे बांग्लादेश के अधिकारियों के ऊपर कि वो अपने कंट्रोल में रहे और ये जो कट्टरपंथी संगठन है इन सबको रोका जाए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार के हिजाब विवाद में झारखंड में बीजेपी के नेता CP सिंह का विवादित बयान आया है दोस्तों, जिस महिला डॉक्टर के द्वारा CM के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री ने बदतमीजी की थी दोस्तों। अब CP सिंह ने उस डॉक्टर को दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन होने का शक जता दिया और कहा कि मुझे तो ये लगता है कि उस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट से होगा। कुल मिलाकर दोस्तों एक लड़की को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और मुस्लिम लड़की को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नौकरी करने से पहले एक सेफ एनवायरनमेंट होना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें भाजपा वाले कर रहे हैं दोस्तों, उल्टा सीधा बयान दे रहे बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम महिला के लिए रोजगार कर पाना, नौकरी कर पाना लगभग असंभव दिखाई देता है। ऐसे में रिजिग्नेशन देने को भी तैयार है, लेकिन काफी घर वालों ने मनाया, उसके बाद वो तैयार हुई थी जॉब करने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके के हालात बने रहेंगे और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा विवादित बयान दिया जाता रहेगा एक मुस्लिम महिला के प्रति दोस्तों, तो नौकरी कर पाना तो लगभग असंभव है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना भाजपा के नेता जो विवादित बयान दे रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई की गई। अगर आप भी मानते हैं कि इस व्यक्ति पर भाजपा के नेता के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकना चाहिए मुस्लिम लड़की को, तो अपनी राय जो लिखता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ
आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह जो संसद भवन के अंदर शीतकालीन सत्र को पूरी तरीके से कवर कर रही थी, उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री जी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी के साथ में बैठे थे, तब प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को बोला कि मुझे भी तमिल में कुछ शब्द आते हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बोलकर सुनाइए, हम भी सुनने के लिए तैयार है, बोलो बोलो बोलो। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे तमिल में जो आता है उसका मतलब यह है कि कांग्रेस का वोटिंग गर्ल यानी वोट फॉर कांग्रेस, ये बोलना मुझे तमिल में आता है। इसके बाद वहां पर मौजूद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग ठहाके लगाने लगे दोस्तों। एक तरीके से बीजेपी पर तंज कस दिया प्रियंका गांधी ने। फिर प्रदूषण पर चर्चा होने लगी, तब भी प्रियंका गांधी बोली कि वायनाड से मैं एक हल्दी लेकर आई हूं जिसके कारण मुझे पॉल्यूशन से भी कोई एलर्जी नहीं होती। यानी फिर से उन्होंने अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का तारीफ करना नहीं छोड़ा दोस्तों। नीली हल्दी का भी उन्होंने जिक्र किया, यानी भाजपा वालों को उन्हीं के जवाब में, उन्हीं के शब्दों में जवाब दे रही है प्रियंका गांधी। अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही किया उन्होंने, तो अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।